अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग दरख्शां हिस्सा 2 क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 अफसाना अफसाना भाभी जान को हम लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे। चलिए आज के इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो मुख्तसर अफसाना है, यानी जो अफसाना है वो अफसाना है क्या? है ना? होता क्या है अफसाना? ठीक है। तो अफ़साना जो है उर्दू नस्र की एक नई किस्म है ना? लेकिन ये बहुत जल्दी मशहूर हो गई। ये एक प्रोज़ का पार्ट है ना? जे 2 तरह का होता है, हमारा जो सिलेबस होता है वो एक प्रोज़ होता है, एक पोएट्री होता है ना? नस्र और नज़्म। तो ये एक नस्र का एक हिस्सा है, ठीक है? और ये बहुत जल्दी जो है मशहूर हो गई। अफ़साना एक ऐसी छोटी कहानी है, ऐसी छोटी कहानी को कहते हैं जिसे एक ही नशिस्त वन सिटिंग में पढ़ी जा सके। यानी अफ़साना जो है एक ऐसी छोटी कहानी है, एक नहीं एक ऐसी नसरी सिन्फ़ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। अब नशिस्त का क्या मतलब है? तो नशिस्त का मतलब हो गया कि एक ही बैठक में, है ना? वन सिटिंग में, यानी आप जो है इस कहा यानी आप अफ़साना पढ़ना शुरू करें तो एक बार बैठ के पूरा का पूरा कहानी जो है पढ़ सकें। इसी को हम अफ़साना कहते हैं। अफ़साना जो है ये दास्तान से बना हुआ है। दास्तान जो है बहुत बड़ा होता है, दास्तान जो है मतलब लगभग 1 किताब भी होता है, 2-3 किताबों से पूरा का पूरा दास्तान कंप्लीट होता है ना? बहुत लंबा होता है, ठीक है? तो अफ़साना मतलब ये है कि उसी का छोटा रूप, क्योंकि अब तो लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए दास्तान की जगह जो है दास्तान से लोग जो है अफ़साना की तरफ अपना रुख कर लिए हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, अफ़साना की कुछ और बातों को जानते हैं कि अफ़साना की सबसे बड़ी खूबी वहदत तासुर है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद, है ना? मतलब ये है कि पूरी कहानी पढ़ने के बाद दिमाग पर एक ही गहरा असर पड़ता है, इसी को हम बोलते हैं वहदत तासुर, है ना? वहदत तासुर का मतलब ये हो गया कि आप पूरी कहानी पढ़ें तो एक ही गहराई, एक ही सोच में आप डूब जाएँ, है ना? इसमें किरदारों की लंबी तफ़सील नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी के किसी एक पहलू या वाक़ये को दिखाया जाता है। यानी कि पूरा का पूरा लंबी जो है इसमें बहस नहीं होती। एक छोटी-सी ज़िंदगी के किसी एक पहलू का बयान किया जाता है इसमें, अफ़साना में, ठीक है? किसी एक पहलू को, ज़िंदगी के किसी एक पहलू को दिखाया जाता है, ठीक है? अब देखिए अगला जो लाइन है अफ़साना के बारे में कि उर्दू में अफ़साना मग़रिबी अदब की देन है। के असर से आया है। ये वेस्टर्न कल्चर से आया है। ये जो अफ़साना है ना, ये वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है। वहाँ से उर्दू अदब में आया है, ठीक है? अब देखिए पहला अफ़साना किसको माना जाता है? तो आपके 10वीं क्लास की किताब के हिसाब से जो है पहला अफ़साना नशीर और खदीजा को माना जाता है, ठीक है? और आपको एग्ज़ाम में यही टिक करना है, नसीर और खदीजा। जो 1903 में शाया हुआ था और उसके जो मुसन्निफ़ हैं, लेखक जो है, राइटर जो है, वो कौन है? राशिदुल खैरी। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव बनता है कि पहला जो अफ़साना है वो कौन-सा है? नशीर और खदीजा, ठीक है? इसके लिखने वाले कौन हैं? तो राशिदुल खैरी हैं, ठीक है? अब एनसीईआरटी के हिसाब से जाएँ या आपके बिहार बोर्ड के ही 12th क्लास के हिसाब से जाएँ तो वो आपका चेंज हो जाएगा, है ना? पर आपको तो 10th का एग्ज़ाम जो देना है उसमें नसीर और खदीजा को ही माना जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला जो पॉइंट है वो है कि अफ़साना अहम अफ़साना निगार जो है, उर्दू के अहम अफ़साना निगारों के नाम भी हम लोग जान लेते हैं कि कौन-कौन है अफ़साना निगार। तो मुंशी प्रेमचंद, शआदत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बैदी, अस्मत चुगताई, ठीक है? सुहेल अज़ीमाबादी वगैरह ये बड़े-बड़े अफ़साना निगार हैं। अब इसमें जो सुहेल अज़ीमाबादी है ये हमारे लिए ख़ास है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में सुहेल अज़ीमाबादी का एक अफ़साना दिया हुआ है, ठीक है? अब आगे हम लोग जो सुहेल अज़ीमाबादी को जो अफ़साना भाभीजान दिया हुआ है, उस सोहेल अज़ीमाबादी के बारे में सबसे पहले हम लोग उसका तारुफ़ करते हैं, यानी मुसन्निफ़ का तारुफ़ करते हैं। तो उनका जो नाम और जो पैदाइश है, उनका जो असली नाम है, वो है सैयद मुजीबुर रहमान। तो ये कौन-सा नाम है? तो ये उसका उर्दू अदब में नाम है ना? उर्दू अदब में इस नाम से वो मशहूर हुए हैं। अब उनका जो तख़ल्लुस है, वो सुहेल है। तो अब तख़ल्लुस कहाँ से आता है? तख़ल्लुस तो शायर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये शुरू में शायरी भी करते थे, है ना? बाद में अफ़साना की तरफ आए थे। इसलिए उनका जो तख़ल्लुस है, वो है सुहेल। ठीक है। अब देखिए 1911 में वो पटना में पैदा हुए थे, ठीक है? और वो जो है ना
किस खानदान से बिलोंग करते थे, तो वो एक जमींदार खानदान से बिलोंग करते थे, यानी कि उनके जो दादा परदादा थे वो एक जमींदार थे, उनके बाप भी जमींदार थे, है ना? तो वो एक जमींदार खानदान से बिलोंग करते थे, है ना? अब देखिए, वो 1 साल की उम्र में उनकी वालिदा का जो है इंतकाल हो जाता है। जब वो 1 साल की उम्र के थे, तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था, ठीक है? इसलिए ननिहाल में उनकी परवरिश हुई थी। अब ज़ाहिर-सी बात है, वालिदा का इंतकाल के बाद जो है वो ननिहाल में उनकी पैदाइश जो है परवरिश जो है हुई थी, ठीक है? उनका आबाई वतन शाहपुर भदवल, यानी जो पटना के अगल-बगल ही है, पटना में ही वही माना जाता है। ठीक है, आबाई वतन किसको कहते हैं? तो जहाँ अब्बा जो है उनके अब्बा जहाँ रहते थे उनको आबाई वतन कहते हैं, है ना? आप जहाँ पर हैं आपके अब्बा भी वहीं पर रहते हैं तो वो उनको हम आबाई वतन कहते हैं, जहाँ आपका अब्बा का जो घर है, ठीक है? तो उनका जो आबाई वतन है वो शाहपुर भदवल माना जाता है जो कि पटना में ही है, ठीक है? अब देखिए उनका जो उन्होंने जो है ऑल इंडिया रेडियो में उनका जो करियर के बारे में ये बात कर किया जाए कि उनका करियर कहाँ पर क्या ना क्या-क्या काम किए हैं वो। तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की है और इस सिलसिले में वो दिल्ली में और कश्मीर में रहे हैं, ठीक है? ऑल इंडिया रेडियो एआईआर जो होता है एआईआर एफएम रेनबो उसमें उन्होंने काम किए हैं, ठीक है? अब देखिए उनका एक उन्होंने खुद से एक अखबार भी निकाला था और इस अखबार का नाम है साथी। ठीक है? एग्ज़ाम में इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? उनका जो अखबार है उनका नाम क्या है? साथी, ठीक है? अब अगला पॉइंट जो है, देखिए क्या लिखा है कि मौज़ूआत, है ना? उनकी जो कहानियाँ हैं, किताबें हैं, उनके बारे में हम लोग बोलते हैं। ये मतलब सॉरी मौज़ूआत का मतलब किन-किन मौज़ूओं पर वो जो है अफ़साना लिखा करते थे, ठीक है? तो उनकी जो कहानियों में ज़्यादातर जो है गरीब और मज़दूर और कमज़ोर तबकों के मसाइल होते हैं, है ना? जिन्हें ज़मींदार सताते हैं, है ना? उनके अफ़सानों कहानियों में ज़्यादातर उन गरीब तबकों के कमज़ोर तबकों के लोगों के मसलों को अपने अफ़साने में वो पेश करते थे, ठीक है? जो ज़मींदार जो बड़े-बड़े ज़मींदार लोग जो है वो उनको जिनको सताते थे अपने इसको। हालाँकि ये भी ज़मींदार ही थे, लेकिन अपने कलम की ताकत से उन ज़मींदारों के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाया करते थे, ठीक है? अब देखिए तशानीफ़ जो है उनकी किताबें क्या-क्या कौन-कौन सी किताबें हैं? तो उनके 3 अफ़साने की किताबें हैं, जिनका नाम है चार चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। ये 3 उनके अफ़साने की किताबें हैं और एक नावल भी है, जिसका नाम है बेजर के पौधे और उनका इंतकाल कब हुआ? अब तो उन इंतकाल जो है 1980 में उनका इंतकाल हुआ, ठीक है? तो उनकी पैदाइश जो है 1911 में हुई है और उसका जो इंतकाल है वो 1980 में हुई है, ठीक है? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं उनका जो अफ़साना भाभीजान है, उसका तशरीह करते हैं सबसे पहले। तो उसका तशरीह से पहले हम लोग ये जानते हैं कि कहानी जो है कहानी का जो मरकज़ी किरदार है, वो है रुकैया भाभी और ये एक बेहतरीन औरत है, ठीक है? वो इतनी कमाल की औरत है ना, वो मतलब बहुत ही नेक औरत है, ठीक है? वो इतना क्या बोलते हैं घरेलू काम करती है, ठीक है? और इतना होनहार औरत है, इतना जो है वो इतना ज़िम्मेदारी उनके ऊपर रहती है, फिर भी वो जो है इतनी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। उन्हीं पर ये कहानी लिखा गया है, ठीक है? तो कहानी का जो मरकज़ी किरदार है, वो है रुकैया भाभी। इसी रुकैया भाभी के इर्द-गिर्द पूरा कहानी जो है वो चक्कर लगाता है। अब आगे देखिए कहानी सुनाने वाला, है ना? सुनाने वाला कौन है? तो अख्तर। ये अख्तर कौन है? तो अख्तर उसी रुकैया भाभी का देवर का नाम है, ठीक? चलिए, तो कहानी का जो किरदार है यानी रुकैया भाभी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उसके बारे में कुछ चंद लाइन जो है अख्तर साहब बताते हैं कि अख्तर बताता है कि रुकैया भाभी एक शमع की तरह है जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन दूसरों को रोशनी देती है ना? रुकैया भाभी के बारे में कहते हैं कि वो एक शमع की तरह है ना? शमع मतलब एक जिसको क्या बोलते हैं दिया की तरह, है ना? जो हमेशा जलती और पिघलती रहती है, मोमबत्ती की तरह। लेकिन दूसरों को हमेशा रोशनी देती रहती है, ठीक है? वो बहुत मेहनती है, सुबह सवेरे उठकर बच्चों को स्कूल भेजती है और अख्तर का ख़्याल रखती है। अख्तर वही उसका देवर, है ना? का ख़्याल रखती है। घर की माली हालत ख़राब है। पहले वह अमीर थी, लेकिन अब उनके पास सिर्फ़ 1 नौकर है। पहले वो बहुत अमीर हुआ करती थी, ठीक है? वो कॉलेज में लेक्चरर हैं, जहाँ उन्हें ₹400 मिलते हैं और एक ट्यूशन से ₹50 मिलते हैं, ठीक है? इसी कम आमदनी में वो पूरा घर चलाती है।
आप सोच सकते हैं कि वो कॉलेज से 400 रुपए माहवार पर वो काम करते हैं और उनका एक ट्यूशन पढ़ाती है जिससे उनको 50 रुपए मिलते हैं। यानी 450 रुपए से वो पूरा का पूरा महीने का खर्च चलाया करती थी। है ना? चलाया करती है। अब देखिए भाईजान की कुर्बानी, है ना? उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रुकैया भाभी जो है, उनका जो शौहर है, ठीक है? यानी कि अख्तर का जो भाई है, उसको सियासत का बहुत शौक था। सियासत मतलब पॉलिटिक्स, ठीक है? पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक था वो, इसलिए वो बार-बार जेल भी जाया करते थे। अब जेल जाने एक पॉलिटिकल आदमी को जेल जाना आम बात है, या तो वो ऐसे जा सकता है कि कोई गलत काम किया हो, या फिर इसलिए जाता होगा कि वो ईमानदार हो। है ना? आजकल के हालात के हिसाब से या तो जो ये होते हैं गलत काम करने वाला तो बाहर रहता है ना? तो वो जो है उन पर जो है बार-बार मुकदमा चलते रहता था इसलिए वो बार-बार जेल जाते रहते थे, ठीक है? अभी भी वो जेल में है, यानी कि जब ये कहानी बताया जा रहा है, तब भी वो जेल में है और उन पर मुकदमा चल रहा है, ठीक है? केस चल रहा है उस पर। रुकैया भाभी अकेले सारी मुसीबतें झेल रही है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। वो खत लिखकर नए लिखने वालों की हौसला अफ़ज़ाई भी करती हैं, ठीक है? वो मतलब ये सारे काम जो है करने के बाद बच्चों को सँभालने के बाद ये कॉलेज में लेक्चरर फिर पढ़ाना, ये सारे कामों के बाद भी वो जो है नए लिखने वाले जो खत लिखने वाले जो राइटर है उनको जो खत लिखती थी, उनका जवाब भी वो देती थी और उनका हौसला अफ़ज़ाई करती थी, ठीक है? आप सोच सकते हैं इनका इतना करने के बाद भी उनके पास टाइम काफ़ी हुआ करता था। अब देखिए सिम्मी का वाक़या तो सिम्मी जो है इस कहानी में एक गरीब लड़की होती है, ठीक है? जिसका नाम होता है सिम्मी। उसके भाई के मतलब सिम्मी जो है एक गरीब लड़की सिम्मी भाभी के पास रोते हुए आती है। उसके पास अपने भाई की एमए की फीस भरने के पैसे नहीं है, है ना? वो रोते हुए भाभी जान के पास आती है ना? अब ये सिम्मी जो है ना, ये सिम्मी जो है बहुत गरीब लड़की है और उसका जो पढ़ाई का जो पूरा खर्च है ना, वो रुकैया भाभी उठाती है। अब सोच सकते हैं उसी 400 रुपए से घर को चलाना, नौकर को पैसे देना और इसके अलावा जो दूसरे लोग जो माँगने के लिए यानी कि इसके लिए आते थे, मदद के लिए आते थे, उनको देना। ये सारे काम वो उन्हीं पैसों से करते थे और इसके अलावा जो है सिम्मी का खर्च भी वो उठाया करती थी, ठीक है? सोच सकते हैं। और इसके बाद जो है एक दिन क्या होता है सिम्मी जो है उनके पास आती है रोती हुई और उसके बाद वो बताती है कि मेरे भाई के जो एमए का जो फीस है वो जमा नहीं हुआ। इसलिए वो जो है उसके पास जो है आती है और अपना दर्द जो है वो बाँटने लगती है। अब रुकैया भाभी जो है फ़ौरन उठती है और अपने सोने की 2 चूड़ियाँ जो उन्होंने अपनी बेटी रेहाना के लिए बनवाई थी, है ना? वो जो ये 2 चूड़ियाँ जो है वो अपने रेहाना जो है उसकी बेटी का नाम है रेहाना, उसके लिए बनवाई थी लाकर सिम्मी को दे देती है और कहती है इसे बेचकर फीस अदा कर दो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके कितना जो है वो कितना दिलेर औरत है वो, ठीक है? वो अपनी सोने की चूड़ियों को निकाल कर अपने उनके भाई की फ़ीस के लिए उनको दे देती है और बोलती है कि आ जाओ अपने भाई का जो फ़ी है, वो जमा कर दो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है? यह दिखाता है कि वह खुद तकलीफ़ में रहकर दूसरों की मदद करती है ना? ये चीज़ जो है, ये चीज़ उसको दिखाता है कि वो दूसरों की परेशानियों को नहीं देख सकती है। अब देखिए, अख्तर की शादी का जो मसला है, अब ये जो अख्तर है, ये कुछ दिन के लिए रुकैया भाभी के पास आती है, ठीक है? कुछ मशवरा के लिए आती है, ठीक है? और ये सब देख कर के वो अपनी कहानी में वो बयान कर देता है। तो उसका जो वो आया क्यों था, वो मेन मसला है ना, उसके लिए क्या बोलते हैं रुकैया भाभी से कुछ मशवरा लेने के लिए वो आता है, ठीक है? और उसके बाद जो है उसी मसला मेन जो बात है, उस पर अब रुकैया भाभी से उनका बात होता है और जो है वो बयान करता है। तो अपना जो परेशानी है उसको बयान करते हुए अख्तर कहता है अख्तर जो है वो क्या करना चाहता है, वो अख्तर घर छोड़कर भागना चाहता है। क्योंकि वह जमीला नाम की लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे।
ठीक है, वो अख्तर जो है ये अपने वो जो है घर को छोड़ देना चाह रहा है, क्योंकि वो जमीला नाम की जो लड़की है उनसे वो शादी करना चाहता है, और उनके जो घर वाले हैं वो उनको उनसे करने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो बहुत कम तबकी की लड़की है, जो है मतलब गरीब है, इसलिए जो है हम तुम्हारी शादी उससे नहीं कराएंगे। इस तरह का मामला होता है ना। और रुकैया भाभी उसे समझाती और कहती है कि जमीला को यानी कि जमीला को ब्याह कर ले आओ, और वह मेरे साथ रहेगी। भाभी की हिम्मत देखकर अख्तर हैरान रह जाता है। ठीक है, वो क्या होता है कि रिहाना जो है वो इस जमीला से कहती है कि उसको शादी करके लेके आ जाओ, वो मेरे साथ रहेगी, है ना। और ये सारी हिम्मत को देख करके अख्तर जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो इतने सारी परेशानियों से पहले ही वो आ, जो है परेशानियों से घिरा हुआ था, और ऊपर से एक और परेशानी। तो उनकी जो ये इतनी जो हिम्मत है उनको देख करके अख्तर दंग रह जाता है। ये कैसे हो, एक आदमी जो है कैसे कर सकता है ना, एक औरत ऐसी कैसे कर सकती है। ठीक है, तो इससे वो दंग रह जाता है, इनकी हिम्मत को देख करके वो दंग रह जाता है। अब कहानी का जो क्लाइमेक्स है, कहा क्लाइमेक्स में क्या होता है, ठीक है। अख्तर जो है जब शाम को घर लौटता है तो देखता है कि भाभी बहुत उदास है और रो रही है। ठीक है, वह ये देखती थी वह यह सॉरी वजह यह थी कि जेल से एक टेलीग्राम आया था, जिसमें लिखा था कि भाभी जान को मजीद 4 साल की सजा हो गई है। अब यहाँ तार समझिए, तार पहले के ज़माने में जो ना टेलीग्राम जो है वो इसमें मैसेज भेजने के लिए हुआ करता था, है ना? उसको तार बोला जाता था। तो एक वो जेल से एक तार आया था जिसमें लिखा हुआ था कि जो उनका जो भाईजान है उसको अगले 4 साल तक के लिए जेल का सज़ा मिल चुका है ना? सज़ा दे दिया जा चुका है। अब आप सोच सकते हैं, इसलिए वो रो रही थी। रुकैया भाभी थोड़ी देर रोती है, फिर आँसू पोंछ कर कहती है, "अगर मैं परेशान हुई तो बच्चे परेशान होंगे।" है ना? सु सु इसमें रोती है। पहले उसको जो है ना उसके बाद जो जब रो रही थी तो वो अख्तर जो है उनको दिलासा देता है, उसके बाद रुकैया जो है थोड़ी देर के लिए वो मुँह हाथ धोने जाती है। पूरा कहानी हम यहाँ नहीं समझा सकते, इसलिए हम जो है थोड़ी-थोड़ी बातों को यहाँ लिखे हुए हैं। है ना? तो कहानी समझिए कि क्या होता है कि अख्तर जो है उसको समझाता है कि आप अगर रोएँगे तो क्या बोलते हैं, सब बाकी सबका हिम्मत जो है टूट जाएगा, इसलिए रुकैया भाभी जो है वो थोड़ी देर रोने के बाद चुप हो जाती है, और फिर वो कहती है कि हम अगर रोएँगे तो बच्चे भी क्या होंगे, परेशान होंगे, और हम जो है अभी टूट गए तो पूरा परिवार जो है वो बिखर जाएगा, है ना? इस तरह का बातें करते हुए जो है वो रोना जो है बंद कर देती है, और उसी रात को वह अपने शौहर के मुकदमे की पैरवी के लिए दिल्ली रवाना हो जाती है। ठीक है? कहानी इस पैगाम पर ख़त्म होती है कि रुकैया भाभी जैसी ख़वातीन उम, मुश्किल वक़्त में भी मैदान का सॉरी क्या लिखा, मुश्किल वक़्त में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती, और दूसरों के लिए रोशनी का मीनार होती है ना? यानी रुकैया भाभी जैसी जो औरत है, वो कभी भी मुश्किल का जो उम्मीद का जो दामन है, वो कभी भी नहीं छोड़ती है, और हमेशा रोशनी का एक मीनार बनती है, जो हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ सिखाती रहती है। ठीक है? इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो हमें ये सबक मिलता है कि हमें ये सिखाती है ये कहानी, कि ये कहानी कि औरत सिर्फ़ कमज़ोर नहीं होती, बल्कि वो रुकैया भाभी की तरह पूरे ख़ानदान और समाज का बोझ उठाने वाली एक मज़बूत चट्टान भी हो सकती है ना? आज हम लोग औरत को कमज़ोर कहते हैं, तो औरत जो है वो कमज़ोर नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ से क कहानी जो है मुकम्मल होता है। अब इस कहानी का कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स सब वो आप लोग जान लीजिए। जैसे क्या लिखा है कि मारूजी सवाल जिसको एमसीक्यूज़ कहते हैं, है ना? सोहेल अज़ीम आबादी की जो पैदाइश है वो कब हुई थी? 1911 में। रुकैया भाभी की तनख्वाह कितनी थी? मतलब इसमें कॉलेज की, तो ₹400, है ना? इसके अलावा कहाँ से आते थे वो, क्या बोलते हैं, ₹50 जो है उनका ट्यूशन फ़ी का हुआ करता था। अब रुकैया भाभी ने सिम्मी को क्या याद दिलाया? सिम्मी को क्या दिया? तो सोने की चूड़ियाँ, है ना? उसको फ़रोख्त करने के लिए, बेचने के लिए। भाईजान को कितने साल की सज़ा हुई थी? 4 साल की सज़ा हुई थी, ठीक है? तो यहाँ से आपका जो अफ़साना भाभीजान है, उसका खुलासा मुकम्मल हो जाता है, ठीक है? अब अगर इसका क्वेश्चन आंसर इस
लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो है हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को पर मैं भेज दूंगा। आप जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस पॉइंट फन और हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी नाम भी है सक्सेस पॉइंट फन। और यहाँ तक कि आप जो है इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, पीडीएफ वगैरह नोट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अपडेट के लिए व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर चैनल पर नया है तो हमारे चैनल सब सक्सेस पॉइंट फन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे की वीडियो के लिए। इस कोर्स को मैं मुकम्मल कर दूंगा आपके एग्जाम तक। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। चैप्टर 3 जो कि आपका सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना, क्या नाम है उस अफसाना का, फरार है ना, उस अफसाना को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।